वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े हॉल को देखते हैं और इसके बाद में हम रॉकी को देखते हैं जिसे हल्का हल्का होश आने लगता है। जैसे ही रॉकी को होश आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वह अपने चारों तरफ देखता हुआ कहता है कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर। तभी हम उस बहुत बड़े हॉल के अंदर एक डॉक्टर को देखते हैं जो किसी चीज़ को उबाल रहा होता है और उसकी आवाज़ आ रही थी उबलने की। जैसे वह डॉक्टर रॉकी के उठने की आवाज़ को सुनता है तो वह कहता है रॉकी से कि क्या तुम उठ गए। रॉकी की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वह जो डॉक्टर था वह रॉकी की तरफ जाता हुआ रॉकी से कहता है, रॉकी तुम इस तरीके से चिल्लाते हो जैसा कि अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, अभी तुम बच्चे हो। रॉकी उस डॉक्टर की बात को सुनकर उस डॉक्टर से कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे बताओ कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। रॉकी की बात को सुनकर वह डॉक्टर रॉकी से कहता है क्या तुम्हें यह बिल्डिंग होगमा क्लेन की लेबोरेटरी के समान नहीं नजर आ रही है। डॉक्टर की बात को सुनकर जो रॉकी होता है वह हैरान होता हुआ मन ही मन में करता है अवेकनिंग एम्पूल इन्फ्यूजन रूम। जब रॉकी ये सब कुछ सोच रहा होता है तो वह डॉक्टर रॉकी को कहता है मेरा मतलब यह है कि जो एम्पूल मैंने लियो को दिया था वह आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने गुरुजी से विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी और आपको बचाया गया है। ये सब कहने के बाद में जो डॉक्टर होता है अपना नाम रोमन बताता है और हाँ मैं होनसेई का बुजुर्ग हूँ ऐसा कहता है। डॉक्टर रोमन की बात को सुनकर रॉकी के दिमाग में फिर वो आंख आ जाती है। फिर वह रोमन से कहता है क्या इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। रॉकी की बात को सुनकर जो रोमन होता है वह रॉकी से कहता है अब आपका होनसेई के लोगों के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, यह बात ध्यान में रखना। रोमन की बात को सुनकर रॉकी मन ही मन में करता है होनसेई के लोग। जब रॉकी रोमन की कई हुई बातों को सोच रहा होता है तो जो रोमन होता है वह बहुत ही भयानक तरीके से मुंह बनाता और रॉकी से कहता है आई विल गिव यू मोर पावर, क्या तुम इस दुनिया पर राज करना चाहते हो। इसके बाद भी हम सियोन क्लेन की बिल्डिंग को देखते हैं। तभी हम एक टेबल पर रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं। अभी यहाँ पर हम चानो को देखते हैं जो मैक्स से बात कर रहा होता है। यहाँ पर मैक्स चानो से कह देता है कि मैं एस रैंक का अवेकनर बनना चाहता हूँ। मैक्स की बात को सुनकर जो चानो होता है वह मैक्स से कहता है अभी तुम ज़्यादा समय नहीं हुआ है तुम्हें अवेकनर बने हुए और तुम फिर से प्रमोट होना चाहते हो। यहाँ पर जो चानो होता है वह मैक्स से कहता है कि तुम इतना जल्दी एस रैंक का अवेकनर क्यों बनना चाहते हो। चानो की बात को सुनकर मैक्स चानो से कहता है मैं एक घर खरीदने के लिए आया था और यहाँ पर जब मैं घर खरीदने के लिए आया तो वहाँ पर एक आदमी ने बोला कि एस रैंक वाले बंदे को यहाँ पर घर सस्ता दिया जाता है, तो इसलिए मैं एस रैंक का अवेकनर बनना चाहता हूँ। मैक्स की बात को सुनकर जो चानो समझ जाता है कि यार ये लड़का कब नया घर खरीदना चाहता था। फिर वह अपने आप को ठीक करता हुआ कहता है हाँ मैं समझ गया। इसके बाद में चानो मैक्स से कहता है फिर मुझे अपनी कंपनी के लिए कुछ काम है तो इसलिए मैं वह काम पहले करूंगा, तुम पहले जाकर औरा मार्केट में जाओ और वहां से तुम्हारे लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदो। चानो की बात को सुनकर मैक्स मन में सोचता है कि इक्विपमेंट वो क्या है। चानो की बात को सुनकर मैक्स चानो से कहता है यार मैं तो इक्विपमेंट लेना भूल ही गया हूँ। इसके बाद में सीधा सीन शिफ्ट होता है और अब हम यहाँ पर मैक्स के सामने एक स्क्रीन होती है जिसमें लिखा होता है क्या आप अब्जोल रूलर के सभी क्वेश्चन को पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद में जो मैक्स होता है वह उस क्विज को पूरा करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैक्स के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है वर्तमान में कुल 5 प्रकार के क्षेत्र हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है, जिसमें से पहला एरिया शिकारी जंगल होता है, दूसरा भूतिया राजा का क्षेत्र होता है और तीसरा जवला राजा का क्षेत्र, संहारक का घोंसला, फिर बाल का लोहा किला और फिर मकड़ी की घाटी होती है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह बोलार के किले की टेरिटरी में जाने के लिए रेडी होता है तो 5वें ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। इसके बाद में मैक्स के सामने बेलार के आयरन कौशल के बारे में डिटेल आती है। यहाँ पर मैक्स के सामने एक और इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें लिखा होता है क्या आप 45 साल और 78 दिनों के दर्ज बेलार के आयरन कैसल के डाटा को लोड करना चाहते हैं। यह इन्फॉर्मेशन सुनकर मैक्स थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और कहता है आई एम रेडी टू फाइट और फिर वह इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लोड करने लगता है जिसके अंदर मैक्स को अब तक जितनी भी वह वहाँ पर होता है वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में लोड होने लगती है। जब मैक्स के दिमाग में सारा डाटा लोड हो जाता है तो एक बहुत बड़े महल के बाहर मैक्स को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर मैक्स के हाथ में एक डाल होती है, साथ ही उसके दूसरे हाथ में एक तलवार होती है। मैक्स अपने आप को इस तरीके से देखकर थोड़ा सा मुंह बन जाता है। फिर मैक्स अपना मुंह बनाता हुआ कहता है यार कैसा यह परेशानी भरा दिन है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं। अभी हाल ही में जितने भी खून हुए थे वह एक सीरियल किलर ने किए थे, इस बारे में अखबारों में छपा हुआ था। तभी हम वहां पर ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो अपने सामने खड़े हुए एम्प्लॉय से कहते हैं मैंने जैसा आपसे नोटिस भेजने को कहा है ठीक उसी प्रकार से सभी कबीलों को वैसे ही नोटिस भेजना, ओके। और यह जो नोटिस है यह हंटर बुलेटिन पर पोस्ट करना मत भूलना। ब्रांच मैनेजर के सामने खड़ा हुआ वह एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर से कहता है ठीक है सर। जब ब्रांच मैनेजर और वह एम्प्लॉय बात कर रहा होता है तो भी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और बाहर से कोई चिल्लाता है ब्रांच मैनेजर। तभी उस इंसान को देखकर जो एम्प्लॉय था वह कहता है यंग क्या बात है। यह सुनकर युंग
ब्रांच मैनेजर को कहती हैं, ब्रांच मैनेजर ओशियन क्लेन के बी लेवल के गेट को हम साफ करने में फेल हो गए हैं। युंग की बात को सुनकर पास ही खड़ा एम्प्लॉय युंग से कहता है, ओशियन क्लेन कोरिया में टॉप 4 क्लेनों में से एक है जो कि बेकहारिन से रिलेटेड है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर बहुत कम रैंक वाले अवेकनर हैं। उस एम्प्लॉय को टोकती हुई युंग उससे कहती हैं, वहाँ पर जो मॉन्स्टर थे उनका ओरा बेक हेरिन के ओरे से मैच नहीं खा रहा था। वे कहते हैं कि उन्हें किसी एस क्लास के हंटर की आवश्यकता है। युंग की बात को सुनकर ब्रांच मैनेजर मन ही मन में सोचने लगता है, अगर इस गेट को हम 12 घंटे के अंदर साफ नहीं करते हैं तो वह जो गेट है वह पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी। लेकिन यहाँ पर बेक हेरिन बहुत ही जल्दी संभल गए और उसने इस मामले की सूचना सभी को दे दी है। ये सब सोचने के बाद में ब्रांच मैनेजर उन दोनों एम्प्लॉय से कहता है, तुरंत एस क्लास के ली चांसिन और से डोंगचुल के ठिकाने का पता लगाएं। जो भी यह काम किया जाएगा यह बेक हेरिन की तरफ से किया जाएगा, ठीक है ना। ब्रांच मैनेजर की बात को सुनकर वह एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर से कहता है, कोरिया में अभी तक ऐसा कोई भी हंटर नहीं है जो बेक हेरिन को मना कर सके। एम्प्लॉय की बात को सुनकर युंग एम्प्लॉय से कहती है, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो उनके इस अनुरोध को मना कर सकता है और वह है रिव्यू शेव योन। युंग की बात सुनकर वह एम्प्लॉय युंग से कहता है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, बेक हेरिन और रेयुशियो एक दूसरे के दोनों दुश्मन हैं। अब से रेयुशियो का नाम रॉय है, ठीक है ना दोस्तों, रॉय। अपने दोनों एम्प्लॉय की बात सुनकर ब्रांच मैनेजर दोनों एम्प्लॉय से कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग गेट पर अटैक करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हो और हवाई हमला भी कर सकते हो। ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर वो दोनों एम्प्लॉय कहते हैं, हाँ सर। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम टूटी फूटी बिल्डिंगों के बीच में एक अनाथालय को देखते हैं जिसका नाम आशा अनाथालय था। इस अनाथालय के साथ साथ ही यहाँ पर एक नर्सरी स्कूल भी चलता था जिसका नाम था होप नर्सरी स्कूल। और वहाँ पर नर्सरी स्कूल के अंदर बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं गार्डन के अंदर। उस पार्क के अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक बच्चा कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे मजबूत हंटर हूँ और तुम एक राक्षस हो। यह बात सुनकर दूसरा बच्चा कहता है, नहीं, मैं राक्षस नहीं बनूंगा, मैं मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, मैं शिकारी बनूंगा, मैं हंटर बनूंगा। इस तरीके से वो दोनों लड़ रहने लगते हैं। तभी हम वहां पर एक आदमी को देखते हैं और यह और कोई नहीं होता है बल्कि एस रैंक का सेव डोंग होता है और यह 35 वर्ष का होता है और यह क्रोकलेन का हंटर था जो कि कोरिया में नंबर 2 पर है। सेव डोंग को वहां देखकर वो दोनों बच्चे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं, मॉन्स्टर आ गया और उसे मारो। यह कहने के बाद में वो दोनों बच्चे सेव डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक महिला आती है और वह सेव डोंग से कहती है, डायरेक्टर आपके लिए कॉल आया है। उस महिला की बात सुनकर सेव डोंग उससे कहते हैं, क्या बात है सिस्टर, क्या हुआ। फिर वह सिस्टर सेव डोंग को कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। इसके बाद में सेव डोंग वह मोबाइल ले लेता है और मोबाइल में चेक करता है और फिर कहता है, ओह सिस्टर, ये मुझे आराम भी नहीं करने देते हैं, आप इन बच्चों का ख्याल रखना, मैं गेट पर जाकर आता हूँ। सेव डोंग ऐसा कहता है और वहां से निकल जाता है। तभी पीछे से वह सिस्टर आवाज लगाती हुई सेव डोंग से कहती है, डायरेक्टर अपना ख्याल रखना और चोट खाकर वापस मत आना। सिस्टर की बात सुनकर सेव डोंग उस सिस्टर से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं दक्षिणी कोरिया का सबसे मजबूत हंटर हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम जेजू द्वीप क्लास सी गेट को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे आदमी पंक्ति बनाकर खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का वेट कर रहे हैं। तभी उस सी क्लास के पोर्टल के अंदर से कोई बाहर आता है। जो अभी सी क्लास के पोर्टल के अंदर से बाहर निकला था वह कोरिया का नंबर 1 हंटर होता है, ली चांग सिक, 28 वर्षीय। बाहर आते यह कहता है, यह सी गेट बिल्कुल ही उबाऊ है, यह सामान्य प्रकार का जो है। जब ली चांग पूरी तरीके से बाहर आ जाता है तो उस पोर्टल के सामने जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वह ली चांग के सामने झुक जाते हैं और उससे कहते हैं, आपको हमारे ग्रुप की तरफ से थैंक यू और हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। इस तरीके से वह ली चांग की तरफ झुक जाते हैं। तभी ली चेंग की असिस्टेंट ली चेंग से कहती है, मास्टर, एसोसिएशन की तरफ से हमें एक गेट पर अटैक करने के लिए एसोसिएशन ने हमारी मदद मांगी है और एसोसिएशन बेक हेरिकेन की तरफ से हमसे मदद मांग रहे हैं और यह एक ऑफिशियल लेटर है। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर ली चांग सोचने लगता है, बेक हेरिकेन। इसके बाद में ली चांग कहता है, वास्तव में जो बेक हेरिकेन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके बाद में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दो भाई लोगों, सब कर दो।